अभी जो है वो ये हम क्वेश्चंस जो हैं ये आपको दिए हुए हैं। इसमें ये 2019 का पास्ट पेपर है। इसमें ऑलमोस्ट वैसे ही एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो हम आगे का चेक करते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पिछले रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इसको देखते जाइए और समझते जाएं। मेरे ख्याल में आपके लिए अब ये विजिबल होगा सही, ठीक है ना। तो इसमें से हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो हम इससे पहले आ चुके हैं। बेटा अब ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा देखते जाइएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ 25 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक मिनट एक मिनट मैं और कर सुनिए। अब ज़रा देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द डायग्राम शोज एन अनचार्ज बॉल कोटेड विद मेटालिक पेंट। एक बॉल है जो कि अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं। कोटेड विद मेटालिक, इस बॉल के ऊपर या तो खुद मेटल की है या इसके ऊपर मेटल पेंट को क्या कर दिया, कोट कर दिया, तब भी ये इसमें चार्जेस जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं। द बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड, धागे से लटका दिया। अब ये क्या कर रहे हैं हम, इसके करीब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है वो प्लेस कर रहे हैं। विच डायग्राम शोज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बॉल। बताओ जब मैं पॉजिटिव इससे करीब लाऊंगा तो तमाम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस बॉल के इस तरफ आ जाएंगे, और हाँ इंडक्शन यानी कि बॉल ऐसे है तो नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव दूर भागेंगे नहीं, पॉजिटिव अपनी जगह ही रहेंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो पॉजिटिव उसके अगेंस्ट यहाँ पे रहेंगे और नेगेटिव जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव रॉड है तो ये वाली फिगर जो है वो सही होनी चाहिए। तो अब आप देखिए मेटालिक स्फीयर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। नेगेटिव पॉजिटिव था ना, नेगेटिव जो पॉजिटिव आपको दिया हुआ है उसकी वजह से ये वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हो जाए। अगला देखें, इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है, 20 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री है, जिसपे लिखा हुआ है 20 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ है। उसके अलावा 500 जो है वो इसको क्या दी गई है, इसकी पावर दी गई है। जब P जो है वो कितना है 500 वॉट, ये इसकी पावर दी गई है। यानी कि 500 वॉट का मतलब क्या हुआ कि 500 जूल्स पर सेकंड आपको इसकी वैल्यू दी गई है। तो अब आप याद कीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो रिलेशन जिसमें पावर, वोल्टेज और करंट को इंटरलिंक किया जाता है वो है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये याद रखिएगा, रट्टा मार के रखें जहन में। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मुझे क्या चीज़ कैलकुलेट, द यूनिट कंज्यूम बाय यूजिंग इट फॉर 20, अगर मैं इसे 24 घंटे इस्तेमाल करता रहूँ, 24 घंटे इस्तेमाल करने का मतलब क्या हो गया कि आप पूरे दिन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टाइम आपके पास कितना हो गया, 24 आवर्स विल बी। तो यूनिट कंज्यूम का मतलब क्या है, किलो वॉट आवर। ये आपको पूछ रहे हैं कि कितने यूनिट कंज्यूम होंगे अगर मैं इसे कितनी देर इस्तेमाल करूं। तो बताइए आप कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय जो पावर दी गई है वो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किस चीज से, टाइम, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किस चीज से, 1000 से। 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये किलोवाट बन जाएगा। टाइम जो है वो आवर्स में होता है। ये याद रखें कि जो वक्त दिया जाएगा वो हमेशा किस में होगा, आवर्स में। अगर मिनट्स में दिया हुआ है यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स एंड देन कैलकुलेट। अगर सेकंड्स में दिया गया है तो भी उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये याद रखिएगा कि टाइम हमेशा किस में दिया जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आवर, सेकंड नहीं होती। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो P की वैल्यू क्या आई है 500, P कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 24 आवर्स, और डिवाइडेड बाय 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो,
करिए मल्टी, आंसर कितना आएगा 12। तो 12 किलो वॉट आर, 12 किलो वॉट आर का मतलब क्या है, 12 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम होंगी, यानी कि मीटर के ऊपर जो यूनिट्स गिरेंगे वो कितने होंगे 12। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा 12। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट के 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू 2 मीटर लॉन्ग वायर। वायर की लेंथ कितनी है 2 मीटर है, करंट आई कितना पास हो रहा है, इतना पास हो रहा है। द चार्ज फ्लो इन 1 आवर विल बी, 1 घंटे तक कितने चार्जेस इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वायर की लेंथ 2 मीटर है, कितनी है 2 मीटर, तो चाहे वायर की लेंथ 1 मीटर हो चाहे 2, करंट के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना। करंट देखिए ना, वायर की लेंथ जितनी भी रखी जाए, जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है दैट रिमेन्स द सेम। यानी कि आपको क्या क्या दिया गया है, 1 एम्पेयर करंट दिया गया है आई की वैल्यू, और 1 आवर का मतलब क्या है टी दिया गया है, और आपसे पूछ रहे हैं चार्जेस। चार्जेस का मतलब क्या है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है क्यू, यानी कि आपको गिवन क्या है आई गिवन है, टी गिवन है, और रिक्वायर्ड आपके पास क्या है क्यू। तो आप याद कीजिए आपके पास करंट के लिए फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन आर नहीं, क्यू अपॉन टी, वो रेजिस्टेंस अलग था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि टी को ऊपर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। इसमें लेंथ वगैरह लाने का या रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डिसीविंग फैक्टर है ये। आई की वैल्यू 1 आई और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3600। 3600 क्यों लिखा मैंने, सेकेंड्स होते हैं कितनी देर में, 1 घंटे। तो फर्स्ट यू विल कन्वर्टेड दिस आर इनटू सेकेंड। अब बताओ ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने इस आर को सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किया था, क्यों करूंगा, अगर आप करेंगे तो उसका कोई रीजन होगा ना, कोई काम में जब करने जा रहा हूं। मुझे ये बताइए कि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, आवर्स होती है, एसआई यूनिट सेकंड होती है ना। तो इसका मतलब क्या है क्यू इज इक्वल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में टाइम जो है उसकी एसआई यूनिट क्या रह जाती है सेकंड। यहां पे मैंने आवर्स में क्यों रहने दिया, क्योंकि यूनिट के अंदर क्या था आवर्स था, किलोवाट आवर। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएगा 100। अगला देखें, अगले में ये कह रहा है कि फोटोकॉपियर, सुन रहे हैं, आपसे कह रहे हैं फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर। बताइए फोटोकॉपियर के अंदर भी ऐसा होता है कि वो पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाता है, इंक जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, पेपर पे डिपॉजिट होकर उसको हीट के जरिए जो आपके पास वो लेजर जेट प्रिंटर होता है। और ये सुने मैं क्या कह रहा हूँ, नोजल वाला काम फोटोकॉपियर में नहीं होता, इंकजेट फोटोकॉपियर के अंदर टोनर होता है, पाउडर इंक होती है, वो पाउडर इंक पहले पेपर से चिपकती है और फिर उसको हीट किया जाता है। जबकि इंक जेट प्रिंटर का मतलब क्या है, इंक का है, ये लिक्विफाइड इंक होती है, इसमें लिक्विड इंक होती है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको क्या किया जा रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं और हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चार्ज इन मोशन भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब फ्यूज इज प्लेस्ड, जो फ्यूज होता है आप लगाते हैं, क्या करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं या डिवाइस की, डिवाइस। अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अर्थ वायर, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज होता है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता, ब्रेकर और फ्यूज डिवाइस के लिए होता है, और अर्थ वायर किसके लिए होता है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी। अब देखिए फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है कि भाई देखिए ये पंखा है, पंखे के अंदर ये वायर जा रहा था, अब यहां पे मैंने क्या किया, फ्यूज इंस्टॉल कर दिया। अब जब मैं यहां पे फ्यूज इंस्टॉल करूंगा, बेटा ये बैग हटाइए सामने, आप भी बैग हटा दिए। जब मैं फ्यूज इंस्टॉल करूंगा तो ये फ्यूज और ये फैन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में क्यों कनेक्ट किए गए, ताकि करंट को एक ही पाथ अवेलेबल हो, फ्यूज से भी वही करंट गुजरे जो किससे गुजर रहा है, फैन से।
क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज बर्न हो जाएगा, फैन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा होता है? करंट है, ह्यूज अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ करंट। तो अब आप ये बताइए हाई पावर से प्रोटेक्शन नहीं। अच्छा, हाई पावर से प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हर डिवाइस अपनी पावर के रिलेटिवली करंट उठा लेती है जितना उसे चाहिए होता है। तो जो आपके पास पावर है ना, वो हर डिवाइस की डिफरेंटली ऑपरेट हो रही है। मतलब देखिए ना, ये ट्यूबलाइटें जल रही हैं, इनकी पावर डिफरेंट ऑपरेट हो रही है। पंखे ऑन करेंगे उसी वोल्टेज पे, इनकी पावर डिफरेंट है। एसी की पावर डिफरेंट है, तो हर एक की पावर क्या हो रही थी? डिफरेंट। हाई वोल्टेज नहीं, तो किस चीज को प्रोटेक्ट करती है? हाई करंट को प्रोटेक्ट, ठीक है, क्योंकि हाई करंट को प्रोटेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो वहां पे फ्लोट नहीं करेगा। पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू द आइसोलेटेड। अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ एक्स के ऊपर कौन से चार्जेस आएंगे और वाई पे कौन से चार्जेस आएंगे? तो एक्स के ऊपर क्या आने चाहिए? नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। तो देखिए, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिवली नो, बोथ एक्स वाई नेगेटिवली नो, एक्स पॉजिटिव और नहीं, एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि आप कौन से को पॉजिटिव और कौन से को नेगेटिव ले रहे हैं। बेटा बेल की आवाज आती है ना? अच्छा सुने, अच्छा सुने सुने सुनिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बताइए, जब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा होता है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में वोल्टेज और करंट वेरीज डायरेक्टली, तो वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन। तो अब ये बताइए, रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ के लिए क्या हाइपरबोला एक कर्व होता है? एलिप्स भी नहीं होगा। एलिप्स जो होता है वो ऐसे अंडे की तरह होता है, बेज़वी। और तीसरा पैराबोला भी ऐसा ही एक कर्व होता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट। बताइए, अगर वो स्ट्रेट लाइन कर्व में हो गई तो फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो लाइन करंट की तरफ घूम गई है तो इसका मतलब क्या है? थर्मिस्टर। और अगर वो लाइन करंट से अवे हो गई तो फिर वो बल्ब फिलामेंट कंसीडर किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूजफुल फॉर मेकिंग बल्ब? बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो बल्ब फिलामेंट को बनाने। अब बताइए, बल्ब फिलामेंट जो होता है, जब आप उसके स्विच को ऑन करते हैं तो अंदर जो मटेरियल होता है वो रेड हॉट हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है? उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, कम? ज्यादा। तो हर वो मटेरियल यूज होगा जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो? ज्यादा। अब मुझे बताइए, कॉन्स्टेंटन ये एक मटेरियल है। अब ये बताइए, कॉपर की रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम होती है, तो ये तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता मैं। निक्रोम की रेजिस्टेंस भी हाई होती है, लेकिन जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज? और टंगस्टन जो होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बाकी के मुकाबले में बहुत ज्यादा, अल्लाह अकबर, बाकी के मुकाबले में बहुत ज्यादा। सही। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। बताइए, सुने, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? कि ये कंडक्टर, इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन मैं बगैर पढ़ाए हुए आपको एग्जाम में दे देता। अब आप, अगर मैं ये क्वेश्चन देता बगैर पढ़ाए हुए, इसका मतलब क्या है? ये चीज मैंने डिस्कस नहीं की है, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को यूज करें तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा जहन लगाइए। अब समझिएगा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी जबकि टेम्परेचर क्या हो? जीरो। बताइए, किसी भी मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट, वाइब्रेशन होती है ना। अभी बताइए, जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो इसका मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि जब आप हीट अप करते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है? यानी कि मोर वाइब्रेशन मोर रेजिस्टेंस, लेस वाइब्रेशन लेस रेजिस्टेंस। अब ये बताइए कि अगर मैं इसमें से टेम्परेचर या हीट को बाहर निकालूं, इसको ठंडा करता चला जाऊं, तो पार्टिकल फ्रीज नहीं होते जाएंगे? अगर पार्टिकल फ्रीज होते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? कि इसकी मूवमेंट कम होती जाएगी। जब मूवमेंट कम हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी? इसका मतलब क्या है? कि अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो पे चला जाऊं, जीरो केल्विन पे, ये ओके नहीं लिखा है,
ये लिखा है 0 केल्विन। तो बताइए जब आप 0 केल्विन पे पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल फ्रीज हो गए या पार्टिकल्स किस में आ गए। जब पार्टिकल्स, अव्वल तो ऐसा होता नहीं क्योंकि 0 केल्विन में अचीव नहीं कर पाता। अगर 0 केल्विन में पहुंच गए तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और अगर पार्टिकल रुक गए तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टर इज सेड टू बी अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाए, 0। तो अब आप ये बताइए 0 ऑलमोस्ट, इनफाइनाइट, नो प्रोटेक्शन एट ऑल, और यानी कि इसकी क्या होनी चाहिए, 0 ऑलमोस्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो आप इसका आंसर क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। 35 देखिए, 34, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, सुनो भाई, इनटू हीट। सुने भाई, किसी डिवाइस में से अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी गुजार रहे हैं तो या तो वो हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगर वो बल्ब हुआ, अगर वो स्पीकर हुआ तो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर वो बल्ब हुआ तो वो लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, लाइट एनर्जी में। अगर वो आयरन हुई तो वो हीट में ट्रांसफॉर्म कर क्या रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए एक लॉ पढ़ा था आपने, electrical energy is transformed into the useful form of energy. The amount of energy utilized by this fan, how do we calculate that amount of energy? We have a certain formula or certain law for that. बता सकते हैं क्या, मैं समझ में आया क्या कह रहा हूँ। अगर मैं बल्ब जलाता हूं तो बल्ब एनर्जी को यूज कर रहा होगा, बल्ब में से जो लाइट या एनर्जी निकलेगी, बल्ब में से जो लाइट निकलेगी उस लाइट को अगर मैं कैलकुलेट, सीधे बैठो, उस लाइट को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं एक लॉ मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो लॉ क्या कहलाता है, ओम्स लॉ तो नहीं हो सकता क्योंकि ओम्स लॉ तो करंट वोल्टेज और है नहीं, मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं, दिमाग में ऐसे कैसे, सवाल ये है, मैं उसी के ऊपर तो मना कर रहा हूँ, आप वही पूछ रहे थे। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर एक फैन है, अभी कह रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें एंड वी वांट टू कैलकुलेट इट कि कितनी देर तक चला है तो इससे कितनी एनर्जी यूज की, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, और वो लॉ कौन सा था, जूल्स लॉ था। अब जूल्स लॉ जो आपको कहता था, अब जरा जहन में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। जब मुझे जूल्स लॉ कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R एंड T। I क्या चीज है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, और T क्या है, वो टाइम जिस टाइम के लिए उसको जलाया जा रहा है। तो आपको ये कौन सा आंसर देता था, ये एनर्जी देता था। अब ये एनर्जी, बल्ब हुआ तो कौन सी एनर्जी होगी, लाइट। ये पंखा हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, अगर ये आयरन हुई तो हीट एनर्जी होगी, समझ रहे हैं। अगर स्पीकर हुआ तो साउंड एनर्जी होगी। अब मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट। तो बताइए जूल्स लॉ बताता है ना कि हीट में कैसे कन्वर्ट होती है, और वो यही कहता है I स्क्वायर R T, कि नहीं। तो बताइए I R T नहीं हो सकता, I स्क्वायर R नहीं हो सकता, I स्क्वायर R T। अच्छा ये बताइए ये I स्क्वायर R किसके बराबर है, देखिए अगर मुझे I स्क्वायर R निकालना है तो बताइए ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें I स्क्वायर R आ रहा है यहाँ पर, कब, जब इस T को कहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा E अपॉन T इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब मुझे बताइए E बाई T खुद किसके बराबर होता है, पावर। तो इसका मतलब क्या है, पावर का एक फॉर्मूला I स्क्वायर R, पावर का एक फॉर्मूला V इंटू I, ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, पावर। अब अगर यहां पर ये कन्वर्टेड हीट के बजाय इलेक्ट्रिकल पावर लिखता तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता, I स्क्वायर R, समझ रहे हैं। अच्छा अगला देखिए, द पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटर मेटल स्फीयर इज ब्रॉट क्लोजर टू द अनचार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज है और इस स्फीयर को हम क्लोज ला रहे हैं किससे, अनचार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव सारे इधर और इसके अगेंस्ट सारे पॉजिटिव।
तो ये बी आंसर नहीं, हाँ बी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और नाम भी है, क्या बताया था? स्टैटिक। अच्छा, जो अभी चैप्टर हमने पिछली दफा पढ़ के निकले हैं उसका नाम क्या था? करंट। करंट का मतलब मूवमेंट, और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक। अगला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसको बताइए मेजर कैसे करते हैं, कौन सी यूनिट में? हाँ भाई, ये क्या चीज है, देखो समझो इस चीज को, समझे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को किसमें मेजर किया जाता है? जूल्स में। लेकिन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, यही होता है। अब आप ये मुझे बताइए कि इसी फॉर्मूले के अलावा एक फॉर्मूला और भी है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यही है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पे ये कह रहे हैं किलोवाट आर, किलोवाट आर, ये जो पावर होता है P, ये बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम के। ये पावर जो होता है वो E बाई टी के बराबर भी तो होता है। अब आप ये देखिए, देखिए इसे समझिए, इस टाइम को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो E किसके बराबर आ जाएगा? P इंटू टी। अब ये मुझे बताओ पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर की यूनिट क्या हुई बेटा? पावर की यूनिट क्या हुई? वॉट। और टाइम की यूनिट क्या होती है? आवर्स। क्या होती है? अब यहां पे जो इन्होंने दिया ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके लिए इनको एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था, कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे हैं? ये अगर कमर्शियल होता तो इसका आंसर क्या आता? किलोवाट आवर। ये क्वेश्चन एम्बिगियस है इस वजह से कि मैं इसे किलोवाट आर भी लिख सकता हूं, आंसर किलोवाट भी हो सकता है। हॉर्स पावर भी एनर्जी की यूनिट है, ई की। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। तो ये दोनों आंसर, तीन आंसर हो सकते थे। मैं अगर यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कमर्शियल लिखूंगा तो मेरे लिए आंसर फिर क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर, देखिए सुनिए, एक रूम में तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कनेक्ट की जाती हैं इन पैरेलल, कैसे कनेक्ट होती हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? ये पंखा अलग से कनेक्ट है, ये वाला फैन अलग कनेक्ट है, तमाम ट्यूबलाइट्स अलग अलग से कनेक्टेड है। बताइए अगर मैं सर्किट में पैरेलल सर्किट बना रहा हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है कम हो जाती है? अगर मैंने रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? कि मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर होगी तो मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन। बेटा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगी तो मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन होगी। तो याद रखें कि व्हाई डू वी कनेक्ट द इक्विपमेंट्स पैरेलली? बिकॉज पैरेलल सर्किट ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस। क्योंकि आपके पास पैरेलल सर्किट कम से कम रेजिस्टेंस क्या करता है? ऑफर। जब रेजिस्टेंस कम ऑफर हो रही है तो इसका मतलब क्या? आपकी ये सर्किटरी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझे? तो अब आप यहां पे बताइए कि इलेक्ट्रिकल पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन द मेन लाइंस। अच्छा, इसमें एक और कहानी भी है। इसमें यह भी है कि हर डिवाइस अपनी रिक्वायरमेंट के रिलेटिवली करंट को ड्रॉ करेगी। नहीं, एसी जो है वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा होगा, पंखा क्या कर रहा होगा? कम। बल्ब जो है वो उससे भी कम। लेकिन सबके ऊपर वोल्टेजेस क्या होंगे? सेम। अच्छा, करंट को फ्लो करने के लिए मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल, समझ रहे हैं? बट वोल्टेज अपियर्स द सेम वन हर डिवाइस पे। एक है, ये भी 220 पे चल रहा है, ये पंखा भी 200 और ट्यूबलाइट भी 220 वोल्ट। सबके ऊपर वोल्टेजेस क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब आप ये बताइए, क्या पैरेलल के अंदर करंट सेम फ्लो कर रहा होता है? नो, करंट ड्रॉ होता है अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। सेम करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट करंट। अब जरा देखिए, डिफरेंट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, डिफरेंट करंट एंड सेम पोटेंशियल। यस, तो आपके पास क्या होगा आंसर? लास्ट।
लास्ट में ये कौन कह रहा है? ये बता पता है आपको रिकॉर्डिंग? फिर सीधे होकर बैठ जाइए। Which of the following bulbs are has least resistance? कौन से वॉट का? ये क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में आएंगे, ये कॉन्सेप्चुअल है कि यहाँ पे बता के जो मैं निकल रहा हूँ ना और क्लास में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सारे गलत करेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। आप मुझे एक बात ये बताइए, ये एसी इसकी पावर ज़्यादा होती है या पंखे की? एसी। एसी को करंट ज़्यादा चाहिए होता है या पंखे को? एसी। मैं अगर बता दूं तो मुझे जरा बोल लेना दीजिए, जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं तब बोलिए। मैंने अभी क्या कहा कि दो डिवाइसेस या दो से डिवाइसेस पैरेलल कनेक्ट होते हैं, तो आप जानते हैं कि एसी करंट क्या ड्रॉ कर रहा है? ज़्यादा। पर पंखा क्या ड्रॉ कर रहा है? कम। बताइए, किसी पाथ पे अगर करंट ज़्यादा जा रहा है तो उस डिवाइस की अपनी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम। इसका मतलब क्या? एसी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। और पंखे की क्या होगी? ज़्यादा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज लीस्ट रेजिस्टेंस? कम से कम किसकी? बताइए, रेजिस्टेंस कम से कम उसकी होगी जिसकी पावर क्या हो? ज्यादा। तो अब आप बताइए 100, 200, 300, 60, तो 300 की रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम होगी, और पावर क्या होगी? मैक्सिमम। लास्ट क्वेश्चन, ये 40 तक करेंगे। द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर जो है उसमें करंट जो दिया गया है वो कितना है भाई? 10 एम्पियर। इलेक्ट्रिकल हीटर में जो करंट है वो 10 एम्पियर आपको दिया गया है, आई की वैल्यू। स्विच ऑन कितने मिनट्स? 5 मिनट्स के लिए स्विच ऑन किया गया। हाउ मच चार्ज फ्लोज? तो बताइए ऐसी सूरत में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। आई कितना है? 10। अब ये मुझे बताइए, टाइम आवर्स में नहीं लूंगा, मैं किस में लूंगा? सेकंड्स में। तो बताइए ये 5 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 3 6 नहीं 60 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60। तो अब ये क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 60, 3 ना, 3000 कूलम चार्ज होंगे। लास्ट, ये आप जानते हैं, हमने पेपर में भी देखा था। इसके अंदर देखिए, नेगेटिव से नेगेटिव ऑपोजिट जा रहे हैं। बताइए क्या नेगेटिव से ओरिजिनेट होते हैं? नहीं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, मिल भी नहीं रहा है। सही। देखिए ये नेगेटिव है, इससे ओरिजिनेट नहीं। अच्छा, अगर ये माइनस और ये प्लस होता तो भी नहीं सही था। बिल्कुल। और अगर ये माइनस और ये प्लस होता फिर ये ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव था। तो ये सारे रॉन्ग होंगे, सिर्फ ये वाला ठीक है। तो बस इसको